गुड इवनिंग सभी लोगों को। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन चैप्टर के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ सवालों पर चर्चा की थी, यानी कि हम लोग बात कर चुके थे किस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोगों ने सॉल्व किया था। 25 नंबर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना ही पूर्व समायोजन के, हालांकि 25 नंबर मैं आज लास्ट में बता दूंगा और क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा भी आज लास्ट में मैं जरूर पढ़ा दूंगा, ठीक है। और इसके बाद जो पूर्व समायोजन के सवाल हैं, उन पूर्व के समायोजनों को नहीं पढ़ना है, वो एग्जाम में कभी भी नहीं पूछे जाते हैं। बच्चे एक चीज याद रखना, यहां पर मैं वही पढ़ाने वाला हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि जो आपको नोट्स दी जा रही है उसमें सारे सवाल मिलेंगे, आपको पूर्व समायोजन के भी मिलेंगे, दूसरा तीसरा भी मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे है नहीं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे लाभ की गारंटी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थ्योरी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए लाभ की गारंटी से आप क्या समझते हैं। क्या पूछा जाएगा? लाभ की गारंटी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले थ्योरी हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हम लोग इसके सवालों की ओर बात करेंगे, ठीक है। लाभ की गारंटी से आप क्या समझते हैं। जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो केवल इतना जान लें कि हम लोग यहाँ पे पूरी थ्योरी कवर करते हैं, हम लोग पूरे सवाल कवर करते हैं और उसके बाद पूरी PDF भी बच्चों को देते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी बच्चा जो नया जुड़ा हो वो ये सारी चीजें समझ ले कि पूरी PDF, पूरे सवाल, पूरी थ्योरी सब कुछ पढ़ाई जाती है। केवल ऐसा नहीं है कि सवाल बस यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं या थ्योरी बस पढ़ाई जाती है। तो जो लोग सवाल के हमदर्द हैं या जो लोग सवाल ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं वो सवाल पढ़ सकते हैं, जो थ्योरी ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं वो थ्योरी पढ़ लेते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि थ्योरी और सवाल दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़िए, ठीक है, क्योंकि नंबर तो आपको थ्योरी पढ़ के भी मिल जाने हैं, लेकिन बहुत अच्छे यदि आपको नंबर लाने हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि यदि आपको 90+ स्कोर करना है तो आपको सवालों आपसे जरूर बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक समस्या आ रही है कुछ टाइम से जो नए बच्चे हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे कि मैं मान लो पढ़ा रहा हूं ये साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन का। आप सोचो कि हम लोग बात कर रहे हैं लाभ की गारंटी में, मतलब 8 से 10 लेक्चर इस चैप्टर के हो चुके हैं, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने 8 से 10 लेक्चर इस चैप्टर के नहीं देखे हैं तो सिंपल सी बात है आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो उसके लिए आप कोशिश करिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके, 1 या 2 दिन, उनको प्लेलिस्ट भी भेज दी गई है पूरी की पूरी, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसके पहले तक के पूरे वीडियो आप देख डालिए, ठीक है। आपके पास वीडियो है, आप जितनी बार चाहे उन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आगे का तभी समझ में आएगा। कल किसी लड़की से मेरी बात हो रही थी तो उसने बोला कि सर मुझे सवाल थोड़ा कम समझ में आ रहे हैं। उसका रीजन है कि वो लेट से जुड़ी है हम लोगों से, ठीक है। तो आप लोग पुराने लेक्चरों को पूरा पहले पढ़िए, उसके बाद पढ़िए, बहुत मजा आएगा। यकीन मानिए मैंने सारी चीजें बढ़ाई हुई है, ठीक है, सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई है, तो कोई दिक्कत वाली बात किसी को जाएगी नहीं, ठीक है। चलो, तो मैंने बोला पूर्व समायोजन के सवाल अपन को नहीं पढ़ना है और वो जो एक 25 नंबर है उसको हम लोग देख लेंगे। लेकिन चूंकि आज के जो हमारा मेन मैटर है वो है लाभ की गारंटी, और लाभ की गारंटी इस चैप्टर की थ्योरी लास्ट है। हालांकि इसी चैप्टर में भी ख्याति के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कल, लेकिन आज लाभ की गारंटी की थ्योरी पढ़ते हैं और लाभ की गारंटी के सवाल भी हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। क्लास थोड़ा सा बड़ी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, तो तैयार रहिएगा क्लास के लिए, ठीक है। क्योंकि अब धीरे धीरे मैंने पहले ही बताया कि क्लास को लंबा तो अपन खींचेंगे, 40 से 45-50 मिनट तक क्लास को तो ले ही जाना है, ठीक है। देखो लाभ की गारंटी क्या होता है, आपको थ्योरी डायरेक्ट पूछा जाएगा लाभ की गारंटी से आप क्या समझते हैं। अगर थ्योरी की बात की जाए तो इस चैप्टर में हमने बात की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, साझेदारी की विशेषताएं बताइए, साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख बातें बताइए, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम बताइए, स्थायी पूंजी खाता परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर बताइए, लाभ और नियोजन खाते से आप क्या समझते हैं, इसका प्रारूप क्या होता है, पूंजी खाता क्या होता है, स्थायी पूंजी खाता क्या होता है, परिवर्तनशील पूंजी खाता क्या होता है, चालू पूंजी खाता क्या होता है, ये सारी थ्योरी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आरण पर ब्याज क्या होता है, मतलब सब कुछ हम लोग बात कर चुके हैं। यकीन मानो बच्चों, इस तरह का प्लेटफॉर्म जहां पे सारी चीजें आपको मिल रही हैं, इसके बावजूद भी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर पता नहीं कि आप कहीं कोचिंग पे जाकर कैसे चीजें कवर कर पाओगे। सब कुछ यहां पढ़ाया जा रहा है, एक सिंगल थ्योरी नहीं छोड़ी जा रही है। अब मैंने बताया लाभ की गारंटी ये लास्ट थ्योरी है यहाँ की, इसके बाद ख्याति की थ्योरी चालू हो जाएंगी, तो इसको भी हम लोग पढ़ रहे हैं। लाभ की गारंटी से आप क्या समझते हैं। थ्योरी तो वैसे आपको मिली गई है, थ्योरी की PDF में भेज दिया है और सवाल की PDF मैंने आज ही भेज दी है, ठीक है ना। 7, 7:30 या 8 बजे मैंने PDF भेजी हुई है, ठीक है। कल मैंने बोला था मैं PDF भेज दूंगा, तो सवाल की PDF मैंने भेज दी। आराम से आप सवाल अपनी नोट्स में बनाते चलो, ठीक है। आगे अब अगर बात करते हैं लाभ की गारंटी से आप क्या समझते हैं, थोड़ा सा समझिए, क्योंकि थ्योरी तो आपने लिखी ली होगी, मैंने भेज दी थी, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। देखो लाभ की गारंटी का मतलब होता है, बात को ध्यान से समझना, अब एकदम बहुत आराम से समझो, बहुत आराम से। लाभ की गारंटी का मतलब होता है कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, बात को समझना, कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश कब करेगा, जब फर्म में कुछ एक्स्ट्रा पूंजी की आवश्यकता होगी, जब फर्म में किसी विद्यमान व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तो नया फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है। तो जब पुराने साझेदारों के द्वारा
किसी एक साझेदार को यह गारंटी दी जाती है कि यदि लाभ का हिस्सा कम आए तो तुम्हें इतना लाभ तो जरूर मिलेगा। सपोज दैट कि मान लो कि 2-3 लोगों ने मिलकर हमने व्यापार चालू किया हुआ था। बात को समझना, बहुत आराम से समझना तो चीजें समझ में आ जाएंगी लाभ गारंटी है क्या, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं अकाउंट रटवाता बिल्कुल नहीं हूं, बहुत अच्छे से समझाता हूं ताकि आपको कभी भी नहीं भूलेगा। आपको आएगा लाभ की गारंटी से आप क्या समझते हो, आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो उसको विथ एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लो ये 3 साझेदार हैं, ए, बी, सी और एक डी है जिसको प्रवेश देना चाहते हैं, ठीक है। ए ने गारंटी दी हुई है, ए ने गारंटी दी है कि डी तुमको लाभ का जब भी हिस्सा मिलेगा उसमें से 10,000 रुपये से कम लाभ किसी वर्ष नहीं होगा। बात को समझना, ये गारंटी किसने दी है, बोले सर ए ने दी हुई है, ठीक है। तो अगर मान लो किसी भी वर्ष ए डी का लाभ का हिस्सा 10,000 से कम आया, मान लो 8,000 आया, तो जो भी 2,000 रुपये का भुगतान था वो किसके खाते से होगा, बोले सर ये 2,000 रुपये का भुगतान ए अपने खाते से करेगा, ठीक है। तो याद रखना इस डी नए वाले साझेदार को ये गारंटी के रूप में जो गारंटी दी गई है उतना पैसा तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। अब ये गारंटी अकेला ए भी दे सकता है या इन दोनों ने मिलकर के गारंटी दी है कि डी तुमको कम से कम 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, और यदि कम आता है, मान लो जैसे 8,000 में 2,000 कम मिला तो इससे भी 1,000 माइनस होगा और इससे भी 1,000 माइनस होगा। अब मान लो इसने भी गारंटी दे दी कि डी तुमको 10,000 रुपये से कम अगर किसी भी वर्ष मिलता है तो हम तीनों लोग गारंटी देते हैं कि तुमको अपने हिस्से से पैसा देंगे। मान लो ये 7,000 रुपया पाया है तो 3,000 रुपया गारंटी से कम है तो 1,000 रुपया ये भी देगा। अब या तो ये बराबर बांटेंगे या तो जिस अनुपात में इन्होंने लाभ को बांट रखा है उस अनुपात में ये लोग बांटेंगे। अब बात को समझो, यदि मान लो डी को 10,000 से ज्यादा पैसा मिल गया या 12,000 रुपया मिल गया, गारंटी 10,000 की दी गई थी, तो ऐसी दशा में डी के पास 12,000 रुपया ही रहने वाले हैं। मतलब कि गारंटी उसे न्यूनतम दी गई है, अधिकतम नहीं दी गई। मतलब अगर वो 10 से 15,000 रुपया भी लाभ पा रहा है तो ऐसा नहीं है कि 10 से ऊपर पा रहा है तो फिर एबीसी को वो वापस करेगा, वापस बिल्कुल नहीं करने वाला है। अब अगर एक किताबी लैंग्वेज में हम लोग बात करें लाभ की गारंटी से आप क्या समझते हैं, तो बहुत आराम से सुनना बच्चा। लाभ की गारंटी का मतलब होता है कि जब किसी एक साझेदार के द्वारा या सभी साझेदारों के द्वारा किसी एक साझेदार के प्रति यह कहा जाता है कि तुम्हें लाभ का न्यूनतम इतना हिस्सा जरूर मिलेगा, और यदि इतना न्यूनतम हिस्सा लाभ का नहीं मिला तो मैं व्यक्तिगत रूप से या हम सभी साझेदार मिल करके तुमको लाभ का गारंटी का पैसा जरूर देंगे, और यदि लाभ उस गारंटी द्वारा दिए गए से ज्यादा प्राप्त हो जाता है तो पूरा लाभ उसी का कहलाता है, नए साझेदार का। इसमें पुराने साझेदार फिर उससे वापस नहीं ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि गारंटी यदि 10,000 की दी गई है और लाभ मान लो सपोज 15,000 का मिला डी को, या जो भी नया साझेदार फर्म में प्रवेश किया हुआ है तो उसको पूरा 15,000 ही दे दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बात तो 10,000 की गारंटी की हुई थी तो 15 मिल गया तो 5 वापस ले लिया जाएगा। यहां पर नोट याद ये रखना है कि गारंटी किसी एक साझेदार के द्वारा भी दी जा सकती है, गारंटी 2 साझेदारों के द्वारा भी दी जा सकती है, या गारंटी सभी साझेदारों के द्वारा दी जा सकती है, ठीक है। अब मान लो सपोज हम 3 साझेदार हैं, मान लो मैं हो गया, 2 और लोग हो गए। अब हमें एक चौथे व्यक्ति को साझेदार बनाना है। मैंने बोला भाई उस व्यक्ति का व्यापार में होना जरूरी है, वो व्यक्ति रहता है तो व्यापार बहुत अच्छा चलता है। लेकिन हमारे 2 साझेदार बोल रहे हैं भाई तुमको रखवाना हो तो साझेदारी में रखवाओ, भाई मैं तो अपने हिस्से से उसको लाभ नहीं देने वाला। लेकिन चूंकि मुझे जरूरत है उसकी तो मैंने कहा भाई ठीक है मैं पूरा लाभ अपने हिस्से का उसको दूंगा। तो मैंने उसको बुलाया तो बोला भाई तुम्हारा व्यापार तो अच्छा नहीं चल रहा, मैं तुम्हारे में क्यों शामिल हूं। मैंने बोला भाई मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हें तुम्हारे लाभ का 10,000 रुपया अवश्य मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं अपनी जेब से दूंगा। देखो ये मैंने गारंटी दी ना, लेकिन एक ऐसी गारंटी है मैंने क्या बोला किसी एक साझेदार के द्वारा, तो मैंने उसको गारंटी दी है। तो ये 2 लोग जो मेरे साथी हैं वो उसका लाभ का हिस्सा नहीं देने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से मेरे शब्दों को सुनिए। लाभ की गारंटी का तात्पर्य होता है कि जब फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो उस फर्म में उपस्थित किसी एक साझेदार के द्वारा या 2 साझेदारों के द्वारा या से सभी साझेदारों के द्वारा उसे यह कहा जाता है कि गारंटी में दिए हुए लाभ से यदि कम पैसा तुमको प्राप्त होता है तो उसका निजी अपने हिस्से से वो लोग उसको क्या करेंगे, भुगतान करेंगे। समझ गए इस बात को आप, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए हो लाभ की गारंटी का मतलब क्या है, ठीक है। लाभ की गारंटी किसी एक साझेदार के द्वारा या सभी साझेदारों के द्वारा उस संदर्भ में दी जाती है। अच्छा, वास्तव में लाभ की गारंटी का कॉन्सेप्ट आया कहां से, बात को समझो। मान लो कि व्यापार लगातार हानि में जा रहा है और किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश करवाना हो, ठीक है। अब जैसे सपोज दैट कि मेरी कोचिंग चल रही है और किसी कारणवश मान लो कोई सर नहीं आ पा रहे हैं पढ़ाने, लेकिन मुझे पता है कि उनके आने से ही हमारी कोचिंग अच्छे तरीके से चल रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, भाई आप आओ, आपको जितना चाहिए पैसा मैं दूंगा, मैं अपनी गारंटी में काम करवा रहा हूं। तो ये मैंने क्या दिया, उनको गारंटी दी, इस कारण से वो मेरे से जुड़े। समझ रहे हो बात को, तो ये कहलाता लाभ की गारंटी। अब यदि मान लो उनको हिस्सा कम मिला तो आप समझ सकते हो कि मैं अपने हिस्से से उनको पैसा देने वाला हूं, ठीक है।
तो ये कहलाता है लाभ की गारंटी। ठीक है, मतलब व्यापार को चलाने के लाभ की गारंटी देना जरूरी है भाई, तभी तो कोई हमसे जुड़ सकता है। तो क्लियर है बात, लाभ की गारंटी क्या होती है, बहुत अच्छे से लिख लोगे, किताब में कॉपी में लिख डालोगे ना। एक बार फिर से सुन लो, लाभ की गारंटी का मतलब होता है कि जब फर्म में किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है तो उसे पुराने साझेदारों के द्वारा गारंटी के रूप में कहा जाता है कि लाभ में जितना भी हिस्सा होगा उसका न्यूनतम लाभ तुमको अवश्य मिलेगा। यह गारंटी किसी एक साझेदार के द्वारा या से सभी साझेदारों के द्वारा दी जा सकती है। यदि लाभ दिए गए गारंटी से कम आता है तो उसकी भरपाई जिस साझेदार ने गारंटी दी है उसको अपने हिस्से से ला करके देना पड़ेगा। यदि सभी साझेदारों ने गारंटी दी है तो सभी साझेदारों से बराबर हिस्से में वह गारंटी के रूप में उनके हिस्से का देना पड़ेगा, और या तो उनके अनुपात में देना पड़ेगा। जब हम लोग सवाल पढ़ेंगे तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि लाभ की गारंटी का मतलब क्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मैंने उदाहरण देकर भी आपको बता दिया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके सवालों के बारे में। तो ध्यान से देखो बच्चा, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, क्योंकि लाभ की गारंटी के जो सवाल चालू हो जाते हैं वो चालू होते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, तो जल्दी से लाइन अपन खींच लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ की गारंटी के सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो एक चीज तो कंफर्म है कि कोई भी इंपॉर्टेंट अगर थ्योरी है, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट सवाल है, वो कभी भी मेरे से नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं A to Z उतना ही पढ़ना, और प्लीज किसी भी कोचिंग संस्थान में आपको जाके अलग से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यकीन मानो इससे ज्यादा आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है, कहीं पे भी। कल तो किसी एक बच्चे ने बोला भी, बड़वानी का शायद, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, किसी एक बच्चे ने बोला भी कि सर मेरे एक ट्यूशन टीचर है, उन्होंने बोला हुआ है कि सर की वीडियो मुझे दिखाओ, कैसे हैं सर की वीडियो। तो पहले तो मैंने मना किया कि वीडियो मेरे किसी को आप शेयर नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आप सबको पता है, क्योंकि टेक्निकल टीम आपको ब्लॉक कर देगी। तो उनको तो ये लगेगा कि टेक्निकल टीम को कि इन्होंने वीडियो शेयर किया हुआ है। हालांकि फिर मैंने उस बच्चे को बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने किसी भी सर को वो वीडियो दिखा सकते हो। मैंने बोला, इसलिए फिर टेक्निकल टीम ने मेरी बात हुई कि सर वो वीडियो शेयर किया गया। मैंने बोला नहीं, मैंने ही बोला हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा वीडियो आप कहीं पे भी एक आध वीडियो शेयर करने के लिए अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हो, अपने टीचर को भी दिखा सकते हो। भाई ये इतना बड़ा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आके पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा लेवल क्या है, इंग्लिश सर का लेवल क्या है, हम लोगों की टीम किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो एकदम कॉन्फिडेंट है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों का वीडियो दुनिया का कोई भी बंदा देखे उसको अकाउंट समझ में आएगी, लेकिन समझ में तो तभी आएगी जब वो शुरुआत से देखेगा। बच्चा इस बात को जरूर ध्यान देना कि वीडियो आप शुरू से जरूर पढ़ा करिए। ठीक है, और जिन लोगों ने पुराने वीडियो को अभी भी तक कंप्लीट नहीं किया, वो प्लीज पुराने वीडियो को कंप्लीट करो, तभी चीजें आप लोगों को समझ में आने वाली है। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आज के अपने सवाल की। तो आज का अपना सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 31। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। ठीक है, लाभ की गारंटी का ये सवाल है, बहुत आराम से समझना है। ठीक है, यहां पे हम पहले लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 31, पी क्यू आर साझेदार हैं, 3 साझेदार हैं जिनके नाम है पी क्यू आर। ठीक है, साझेदारों के नाम है पी क्यू और आर। ठीक है, ये 3 साझेदार हैं, बात को समझना। वे लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं, उनके लाभ का विभाजन का अनुपात दिया हुआ 2:2:1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि अन्य साझेदारों ने आर को आश्वासन दिया है। बात को समझना, गारंटी किसको दी गई है? बोले सर गारंटी दी गई है आर को, और किनके द्वारा? बोले सर पी के द्वारा और क्यू के द्वारा। सर ये कहां लिखा हुआ है? भाई साफ साफ लिखा हुआ है कि अन्य साझेदारों ने आर को आश्वासन दिया है। अब साझेदार तो 3 ही है, अगर आर को आश्वासन दे रहे हैं तो आश्वासन अन्य कितने साझेदार दे रहे हैं? पी और क्यू दे रहे हैं। उसे कम से कम 14,400 लाभ अवश्य मिलेगा। अब देखो आर को गारंटी दी जा रही है, आर को यह बोला जा रहा है कि आर को जब भी लाभ होगा उससे 14,400 से कम लाभ नहीं होगा, और यदि 14,400 से कम लाभ होगा तो उस गारंटी का पैसा पी भी देगा और क्यू भी देगा। क्यों पी और क्यू दोनों देंगे? क्योंकि गारंटी पी और क्यू दोनों ने दी हुई है। अगर मान लो गारंटी केवल पी ने दी होती तो पैसा केवल कौन देता? पी देता। लेकिन साफ साफ दिया कि अन्य साझेदारों ने आश्वासन दिया, मतलब पी और क्यू दोनों ने आश्वासन दिया है कि आर को कम से कम 14,400 रुपया अवश्य मिलेगा। तो आप समझ गए लाभ की गारंटी वाला प्रश्न है। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि चालू वर्ष में लाभ 68,400, लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। केवल लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए बोला है, तो चलिए बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना ही सैलरी है, ना ही कमीशन है, तो ये तो और भी सरल क्वेश्चन बन गया।
तो सबसे पहले अपन लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। अब देखो ये सारी चीजें ना मैं पढ़ा चुका हूं, मतलब सब कुछ आपको बता चुका हूं। पहले आपको क्या लिखना है, बाई बैलेंस बीडी ही क्यों लिखना है। बाई बैलेंस बीडी कितना दिया, बोले सर ये दिया हुआ 68,400। कितना दिया बच्चा, वो दिया हुआ 68,400। ठीक है, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है का मतलब ये है कि ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, ना ही सैलरी दी हुई है, ना ही कमीशन दिया हुआ है। तो बस आपको इसको टोटल कर लेना है। ये कितना है, बोले सर ये टोटल है 68,400। कितना आ गया, बोले सर ये आ गया 68,400। यहाँ पे क्या कर देना है, चूंकि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह होता तो अपन इसको घटाते, कुछ नहीं है तो 68,400 ही क्या आ गया अपन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत ही सिंपल सा है। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता या सैलरी होती या और भी कुछ होता कमीशन, तो अपन घटाते, क्योंकि दिया नहीं था तो अपन ने नहीं घटाया। फिर अपन को करना है क्या, बोले सर पी क्यू आर में बांट देना है। किस अनुपात में बांटना है, बोले सर अनुपात दिया हुआ 2:2:1। बात को समझने का प्रयास करना। 68,400 को अगर हमने बांटा तो सबसे पहले 2/5। अच्छा, कल किसी एक लड़की ने कमेंट किया था कि सर पता नहीं चला, मैंने वहां पे बांटा हुआ था 5:3 था शायद, तो 5/8 और 3/8 क्यों होता। तो उसने बोला सर बटे में 8 क्यों आया। बच्चे ध्यान से समझो, 2 2 4 1 5, तो 2/5 होगा इस तरह से। उसी तरीके से अगर बात की जाए क्योंकि हिस्से की, तो इसका हिस्सा आ जाएगा 2/5 इसका भी। और अगर बात की जाएगी आर के हिस्से की, तो 68,400 गुणे 1/5। अब बुरा मत मानना बेटा, अगर आप इतने ज्यादा सवाल लगाने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा कि 2/5 या 5/8 कहां से, इसका मतलब आपने ईमानदारी से पुराने सवालों को नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया 2/5, 2/5 और 1/5। ठीक है, इसको बांट दो जल्दी से। तो ये काटोगे जवाब तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 1 5 3 15, 5 3 15 3, 5 6 30, 30 4 5 8 40, 13,680 गुणा करो तो कितना आ जाएगा, बोले सर 2 शून्य 0, 2 8 16, 2 छक्का 12, 1 13, 2 3 6 1 7 और 2 1 कम 2, 27,360। इसको कितना मिल जाएगा, बोले सर 27,360। और इसको भी अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, बोले सर 27,360। और इसका अगर निकालेंगे तो 13,680। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमने बांट दिया भाई, क्योंकि ये भी 2/5 और 1/5 करेंगे तो 13,680 ही आएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हमने लाभ को बांटा, लेकिन लाभ बांटने के बाद एक चीज क्लियर समझ में आ गई कि आर को जो हिस्सा है वो 13,680 मिल रहा है, जबकि क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि आर को 14,400 रुपया अवश्य मिलेगा। अब यदि इसे 14,400 अवश्य मिलेगा तो सिंपल सी बात है, इसका हिस्सा तो यहाँ 14,400 ही होने वाला है, बिल्कुल गारंटी के रूप में। तो इसे कितना और पैसा मिलना चाहिए था, बोले सर इसे 13,680 रुपया मिला हुआ है, जबकि 14,400 मिलना चाहिए था। मतलब इसको कितना पैसा घट रहा, बोले सर इसे जो पैसा घट रहा है वो है 720। कितना घट रहा, बोले सर 720। तो ये 720 इसके में ऐड कर दो। सर 720 ऐड क्यों कर दिया, क्योंकि सिंपल सी बात है, पी और क्यू ने आर को गारंटी दी थी कि उसे कम से कम 14,400 अवश्य मिलेगा। लेकिन जब लाभ बटा तो पता चला कि आर को जो पैसा मिला हुआ है वो मिला हुआ है 13,680, जो उस दिए हुए गारंटी से कितना कम था, बोले सर जो उस दिए हुए गारंटी से 720 कम था। इसलिए हमने 720 रुपये क्या दे दिया, उसे प्लस कर दिया। याद रखना, जिसको गारंटी दी गई है उसको उतना पैसा तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, 13,680 मिला, जबकि मिलना चाहिए था 14,400 रुपया। अब ये 720 रुपया क्या होगा, अगर केवल पी ने गारंटी दी होती तो माइनस का 720 केवल पी से कर देते, अगर केवल क्यू ने दी होती तो माइनस का 720 केवल क्यू से कर देते। लेकिन बच्चा आपको पता है कि ये जो गारंटी दी गई है ये पी और क्यू दोनों ने मिलकर दी है, और दोनों का अनुपात क्या है, बोले सर 2:2 है। 2:2 का मतलब क्या है, बोले सर 2/4 2/4 या 2 1 कम 2 1:1 में बट गए। यानी ये 720 रुपया इन दोनों में किस अनुपात में बटने वाला, बोले सर 1/2 करो या 2/4, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना, क्योंकि 2 दूनी 4 तो कट ही जाएगा। तो 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 360 इससे भी माइनस होगा और 360 रुपया इससे भी माइनस होगा। ठीक है, टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा 27,000 और ये भी कितना आ जाएगा 27,000। तो अब जो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होने वाला है पैसा, वो कितना ट्रांसफर होने वाला है, वो होने वाला 27,000, 27,000 और 14,400। कितना ट्रांसफर होने वाला, 27,000, 27,000 और 14,400। अब बच्चे यहाँ पे कुछ बातें मैं नोट करवाना चाहता हूं, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझने का प्रयास करना। हो सकता है कुछ लोगों को अभी अच्छे से समझ में ना आया हो। देखो बहुत ही सिंपल सा था, मैंने आपको क्या बताया कि पी क्यू आर साझेदार थे। आर को आश्वासन दिया था किसने, पी और क्यू ने, साफ साफ दिया हुआ था कि शेष साझेदार मतलब पी और क्यू ने।
आश्वासन दिया था कि उसे लाभ में कम से कम 14,400 रुपया अवश्य मिलेगा, मतलब गारंटी दी थी कि लाभ जितना भी आएगा, इस लाभ की मैं बात कर रहा हूं, इसमें उसे 14,400 अवश्य मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने देखा कि लाभ दिया हुआ था 68,400, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ना ही सैलरी थी, ना ही कमीशन था। तो यही 68,400 हमने यहां पे लिख दिया। इस 68,400 को जब हम 2:1 में हमने बांटा तो हमें पता चला कि पी को 27,360 मिला, क्यू को 27,360 मिला, डी को 13,000, सी आर को 13,680 मिला। जबकि हम सबको पता था कि जो आर था उसे गारंटी दी गई थी 14,400 की, इसलिए 14,400 तो हमें यहां करना ही था। कितना पैसा घट रहा था, तो मैंने 14,400 में से 13,680 घटाया, तो मैं समझ गया कि 720 रुपया आर का क्या हो रहा था, घट रहा था। अभी 720 रुपया अगर इन दोनों ने गारंटी दी है तो ये दोनों अपने अनुपात में देंगे, और इनका अनुपात वहां पे दिया हुआ था 2:2, यानी कि 2/4 और 2/4। तो इस 720 रुपया को पहले पी में बांट दिया तो 2/4, देखो काट भी सकते हो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 0, 360 मैंने यहां से माइनस किया, और यहां भी 2/4 यानी 360 माइनस होगा। इसका मतलब वास्तव में इसका लाभ 27,000 मिलेगा, इसका लाभ 27,000, इसका लाभ 14,400। अब देखो क्वेश्चन ने क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए बोला नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी नहीं, मतलब समझ गए। इसका लाभ अब 27,360 नहीं 27,000 होगा, और इसका लाभ 27,360 नहीं 27,000, और इसका 14,400। यही कहलाता है बच्चा गारंटी। तो गारंटी इन दोनों ने दी थी, कम मिला तो इनके लाभ से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत ही सिंपल सा लाभ की गारंटी वाला। सर एक चीज समझ गए, लाभ की गारंटी में कहां पे चेंजेस आने वाला है, यहां पे चेंजेस आने वाला। मतलब सवाल तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जैसे अपन पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है, बस यहां पे जिसको गारंटी दी जाएगी अगर उसका हिस्सा गारंटी से कम है तो जिस व्यक्ति ने या जिस साझेदार ने गारंटी दी है उससे माइनस होगी। अब यहां पे चूंकि गारंटी दोनों साझेदारों ने दी हुई थी, इसलिए जो लाभ का हिस्सा है वो दोनों के हिस्से से क्या हुआ है, माइनस हुआ है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। बिल्कुल बच्चा कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, यकीन मानिए। मैं कैसे दिलासा आप लोगों को दिलाऊं कि आप लोगों को मेरे से ऑफलाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें इसी तरह मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूं। अब बस फर्क इतना है कि आप अगर एक दिन क्लास नहीं लेंगे, फिर आप अगर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो कोशिश करना है कि अब तो अच्छा है ना। अब मान लो किसी के घर पे काफी सारे बच्चों ने, कुछ बच्चों ने बोला कि सर हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, कुछ पारिवारिक वो हो गई है, समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, तो सर 2-3 दिन वीडियो हम नहीं देख सकते हैं। सोचो आप अगर हमसे ऑफलाइन पढ़ रहे होते, आप हमसे अगर ऑफलाइन पढ़ रहे होते और आपके साथ ऐसा हो जाता, तो फिर आप क्या करते? आप पुराने वीडियो, आप कैसे फिर लेक्चर ले पाते? नहीं ले पाते। लेकिन यहां पे तो पुराने लेक्चर डले हुए हैं। अगर 2-3 दिन आप क्लास नहीं भी देख पाएंगे तो फिर क्या है, फिर ये है कि 2-3 दिन बाद आपको थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास देखनी पड़ेगी, है ना। लेकिन क्लास तो पड़ी हुई है ना बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो लेकिन आपको देखना तो पड़ेगा। देखो जब तक आप पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको चीजें कम ही समझ में आएंगी। और यदि आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देख रखा है तो कोई भी किसी को इत्तू सा भी दिक्कत नहीं आने वाली है, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। तो पुराने क्लासेस को जरूर देखिए। अगर आपने पुराने क्लासेस को नहीं देखा हुआ है तो ये आगे की क्लासेस आपको समझ में नहीं आएंगी। तो अभी भी टाइम है, जल्दी से पुरानी क्लासेस को रिवाइज कर डालिए, उसके बाद इनको देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लो आज कुछ बच्चे जुड़े हैं, अब आज जो बच्चे जुड़े हैं मान लो आज इस पार्ट को देख रहे हैं, अब उनको कहां से समझ में आएगा भाई? इसके पहले जब आप लोगों ने इस चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़ी होगी, इसके पहले आप लोगों ने जब इसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, जब इसका फॉर्मेट आपने नहीं पढ़ा होगा, तो सिंपल सी बात है आपको इसका सवाल कैसे समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो क्या करना है, बोले सर इसको देखने की बजाय जो पुराने वीडियो पढ़े हैं पहले उनको देखो। ठीक है, फिर ये तो पढ़ा ही रहेगा, इसको बाद में भी देख लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपको समझ में तो ये तभी आएगा जब आप इसके पुराने पार्टों को देखोगे, और यदि आपने इसके पुराने पार्टों को नहीं देखा तो ये पार्ट देखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये पार्ट पड़ा रहेगा ऑल टाइम के लिए, तो परेशान नहीं होने का। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान से देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 32 को। आप बादशाह एक फर्म में साझेदार हैं, 3 साझेदार हैं। आप बादशाह जो लाभ हानि को 5:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। साझेदारों के नाम क्या? बोले सर ए है, बी है और सी है। किस अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं? 5:3:2 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि आ ने व्यक्तिगत रूप से सा को गारंटी दी है। गारंटी यहां पे किसको दी गई है? सा को। लेकिन पॉइंट भी नोटेड, ये गारंटी दी किसने? केवल है
ए ने दी है, मतलब गारंटी केवल ए ने दी है, बी ने नहीं दी है। बी ने कहा भाई हम तो गारंटी नहीं देने वाले हैं, सा को तुम पैसा दो चाहे ना दो गारंटी का, लेकिन ए ने साफ साफ लिखा हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी गारंटी दी जा सकती है या शेष सभी साझेदारों के द्वारा गारंटी दी जा सकती है। थ्योरी में हम लोग बात कर रहे थे ना, यहां पे वही हुआ। पिछले सवाल में तो शेष सभी साझेदारों ने गारंटी दी थी, लेकिन यहां पे केवल ए ने व्यक्तिगत रूप से गारंटी दी हुई है। किसको? सा को। कि सा को लाभ पूंजी का 10% वार्षिक ब्याज लगाने के पश्चात आय लाभ से 22,500 से कम किसी भी वर्ष नहीं होगा। यानी ये बोला गया है कि सा को जो भी लाभ मिलेगा वो 22,500 से कम नहीं होगा, और यदि मान लो इस 22,500 से कम आया तो उसका हिस्सा किससे केवल माइनस होगा? ए से माइनस होगा, बी से माइनस नहीं होगा। बी से माइनस क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो गारंटी दी है वो बच्चा किसने दी है? ए ने दी है। और जब गारंटी बच्चा ए ने दी है तो पैसा किससे माइनस होने वाला है? ए से माइनस होने वाला है, ना कि बी से माइनस होने वाला है। यही कहलाता है गारंटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि साझेदारों की पूंजी 1,20,000, 75,000 और 60,000 है। वर्ष 2017-18 का लाभ दिया हुआ 1,19,250 ब्याज काटने के पूर्व था। इसका मतलब यहां ब्याज की गणना होगी। अब देखो बच्चा, ये चीजें भी मैं बता चुका हूं कि ब्याज काटने के पूर्व का मतलब क्या है, ब्याज काटने के पश्चात का मतलब क्या है। पूंजी पर ब्याज लगने के पूर्व यदि लाभ दिया है तो क्या होगा, पूंजी पर ब्याज लगने के पश्चात यदि लाभ दिया है तो क्या होगा, वेतन काटने के पश्चात यदि लाभ दिया हुआ है तो क्या होगा, वेतन काटने के पूर्व यदि लाभ दिया है तो क्या हुआ है। इन सारी बातों के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि मेरी पूरी क्लासेस को देखिए, तब जाके चीजें आपको समझ में आएंगी। जो नए लोग, स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो पुराने उनको तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी क्योंकि वो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं तो उनको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो बाई बैलेंस बीडी कितने दिया हुआ है? 1,19,250, तो हमने यहां पे कर दिया 1,19,250। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात किया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर लेते हैं। पिछले सवाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं थी तो भाई हमने नहीं की थी, लेकिन इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो अगर है तो हमको करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी किसकी है? बोले सर ए की है, बी की है और सी की है। ठीक है, कर लेते हैं। ए की जो पूंजी है वो कितनी दी है? बोले सर 1,20,000। कितनी दी है? 1,20,000। 1,20,000 है। और अगर बात की जाए बी की पूंजी, तो बी की पूंजी कितनी है? बोले सर ये 75,000 और 60,000। बी की पूंजी है 75,000 और सी की पूंजी कितनी दी है? बोले सर 60,000। ठीक है, कितना परसेंट लगाना? बोले सर 10% लगाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10% अपन लगा देते हैं, 10/100, 10/100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूंजी पर ब्याज लगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? बोले सर इसका आ जाएगा पूंजी पर ब्याज 12,000। इसका अगर निकालेंगे तो 75,000 का 10% कितना निकलता है? 7,500 आएगा। और 60,000 का 10% 6,000 आएगा। इतना तो सबको पता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि जब 10% निकालते हैं तो एक जीरो घटा देते हैं। ये कितना आ जाएगा? बोले सर ये आ जाएगा टोटल जीरो। ये कितना आ जाएगा? 5, 7 2 9 6 15, कितना आ गया? 15 और 1 1 2 हो जाएगा 25,500 के आ जाएगा। इन सभी के पूंजी पर ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इन सभी के पूंजी पर ब्याज कितना आ जाएगा? बोले सर 25,500 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। 12,000, 7,500 और 600। अब बहुत अच्छे से बच्चा सवाल को समझना, चीजें एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने जोड़ा इनको तो ये कितना आ गया? बोले सर ये टोटल आ गया, इधर का योग ज्यादा है 1,19,250, ये ज्यादा है 1,19,250 ज्यादा है। ठीक, यहां पे जल्दी से इसको माइनस करना है तो देखो 1,19,250 में हमें कितना माइनस करना है? तो माइनस करना है 25,500। 25,500 में माइनस करना है तो ये कितना गया? 0, ये 5, 12 में 7 गए 5, 9 में 6 गए 3 और 11 में 2 गए, कितना आ जाएगा? 9। 93,750। और ये 93,750 क्या आ जाएगा? बोले सर ये आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आ गया? बोले सर ये आ गया 93,750। आराम से समझने का प्रयास करना, 1,19,250। ठीक है, लाभ हानि कितना आ गया? बोले सर 93,750। अब इस लाभ हानि को क्या करना है? बोले सर बांट देना है। किसमें? बोले सर ए में बांटना है, बी में बांटना है और सी में बांटना है। ठीक है, तो 93,750 को जब हमने बांटा, अनुपात दिया हुआ है 5/10। 10 कहां से आ गया? 5 3 8 2 10। ठीक है, उसके बाद दूसरे को हमने बांटा 93,750 को हमने बांटा 3/10 में और 93,750 को हमने बांटा 2/10 में। बांट दो जल्दी से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 0 से 0 काट दो, इसको काटा तो 55 25, 5 7 35, 2 37, 3 हासिल आई, 5 3 15, 3 18 है, 1 5 45, 1 46, 46,875। ए का हिस्सा कितना आ जाएगा? 46,875। ठीक है, उसके बाद इसका हिस्सा हमने काटा तो कितना आया? बोले सर 3 5 15, 3 7 21, 1 22, 3 3 9 2 11, 3 9 27, 1 28, 28,125। बी का हिस्सा कितना आ गया? 28,125। ठीक है, अगर बात की जाए सी की तो सी का हिस्सा कितना आ जाएगा? 2 5 10, 2 7 14, 1 15, 2 3 6 1 7, 2 9 18,
18,750 कितना आ गया? 18,750। अच्छा बच्चे एक चीज और कर लिया करो, जब आप तीनों को बांट दिया करो तो एक बार तीनों को प्लस कर लिया करो। तीनों को प्लस करने से क्या हो जाएगा, तीनों को जब आप प्लस करोगे तो 93,750 आएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्लस करने में मान लो अगर 93,750 नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने बांटने में क्या किया है, गलती की है। तो थोड़ा सा इसका पता भी चल जाता है, क्योंकि हम इंसान है, करते करते कभी गलती हो जाएगी तो 93,750 नहीं है। तो इनको जब हमने जोड़ा तो 5 5 10 आया, यहाँ पे 7 2 9 5 14 1 15 आ गया, 8 7 15 1 16 1 17 आ गया, 8 8 16 6 22 1 23 हो गया, 4 2 6 1 7 2 9 हो गया। मतलब सही हमने बांटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक तो सवाल बहुत ही सिंपल सा था भाई, पूंजी पर ब्याज भी हमने दे दिया, सारी चीजें हमने दे दी हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब क्वेश्चन में क्या हुआ, बात गारंटी वाली आ गई। गारंटी वाली बात क्या आ गई भाई, गारंटी साफ साफ कही गई थी कि जो सी को है वो 22,500 मिलेगा, जबकि यहां पे 18,750 मिल रहा है, जबकि उसे मिलना कितना चाहिए था, 22,500। तो सबसे पहले तो ये देखो कि उसे कितना कम मिल रहा है। तो आप बताओगे सर उसे मिलना चाहिए था 22,500 जबकि उसे मिला 18,750। इसका मतलब ये है कि उसके हिस्से में 3,750 रुपया उसको कम मिला है, यानी 3,750 उसे और देना पड़ेगा। भाई बिल्कुल देना पड़ेगा है, क्योंकि गारंटी ही दी गई है। और ये गारंटी दी किसके द्वारा दी गई है, तो ये गारंटी दी गई है ए के द्वारा। और यदि ए के द्वारा गारंटी दी गई है तो ए को ये पूरा पैसा भुगतान करना पड़ेगा। अब देखो यहां पे आपके पास समस्या बिल्कुल नहीं होगी कि 3,750 किन दोनों से माइनस होगा। दोनों से माइनस बिल्कुल नहीं होगा, केवल और केवल पैसा माइनस ए से होगा। पैसा माइनस ए से इसलिए होगा क्योंकि गारंटी केवल किसने दी हुई थी, ए ने। और यदि ए ने गारंटी दी थी तो पूरा का पूरा पैसा, अनुपात से मतलब नहीं, 1 किस अनुपात में, मतलब जितना भी पूरा पैसा है वो पूरा पैसा किससे माइनस होगा, ए से माइनस होगा। तो ए का जो अब लाभ निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 5। 7 में 5 जाएगा कितना आ जाएगा, 2। 8 में 7 जाएगा कितना हो जाएगा, 1। 6 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 3। और ये कितना 43। तो इसका हिस्सा हो जाएगा 43,125, इसका यही रहेगा 28,125 और इसका हो जाएगा 22,500। आप में से काफी सारे बच्चे मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ए का हिस्सा क्यों कम हुआ। ए का हिस्सा बच्चा इसलिए कम हुआ क्योंकि ए ने ही गारंटी दी थी सी को, किसी को जितना भी लाभ होगा उससे 22,500 से कम नहीं होगा। अब देखो जब हमने सी का लाभ निकाला तो 18,750 निकला। क्वेश्चन ने साफ साफ दिया हुआ था कि ब्याज काटने के पश्चात 10% ब्याज काटने के पश्चात आय लाभ का 22,500 से कम नहीं होगा किसी भी वर्ष। लेकिन इस वर्ष कम हुआ 18,750 है, जबकि हमें चाहिए था 22,500। हमने 22,500 में से 18,750 को घटाया, यानी कि 3,750 रुपया कम था सी के हिस्से में। जबकि ए ने गारंटी दी थी व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत रूप का मतलब होता है कि गारंटी केवल ए ने दी थी, किसी को जितना भी हिस्सा मिलेगा उससे 22,500 रुपये किसी भी वर्ष कम नहीं होगा। तो 22,500 रुपया कम में 3,750 कम था, तो 3,750 गारंटी चूंकि केवल ए ने दी थी, बात को समझो, क्योंकि गारंटी केवल ए ने दी थी इसलिए मैंने ए से 3,750 माइनस कर दिया। तो यानी अगर इसका हिस्सा 46,875 था तो अब फाइनली कितना हो गया, 43,125। बी का हिस्सा उतना ही रहेगा 28,125 और सी का कितना हो जाएगा 22,500। आगे क्वेश्चन ने इसकी पार्टनर्स कैपिटल बोला नहीं है, नहीं बोला तो हमको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बोला होता तो बाई बैलेंस बीडी लिख देते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ना तो यहाँ पे वेतन है ना ही आहरण है, तो सीधे टू बैलेंस सीडी हो जाता है। इतना तो आप सबको पता ही है। चलो एक बार देख लो इसका पार्टनर्स कैपिटल भी देख लो, हो सकता है आप लोगों को डाउट हो जाए कि लाभ की गारंटी का पार्टनर्स कैपिटल अलग होता है क्या। बिल्कुल अलग नहीं होता, बात को समझो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चलो इसकी पार्टनर्स कैपिटल देख लेते हैं। क्वेश्चन ने तो सर नहीं बोला है पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए, क्वेश्चन में भले नहीं बोला है पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आएगा, जैसे कि लाभ की गारंटी का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, अगर यही क्वेश्चन आएगा तो याद रखना बच्चा उसका पार्टनर्स कैपिटल जरूर क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है। तो आप लोग हर सवालों का, जितने भी सवाल आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लगाओ, उनके पार्टनर्स कैपिटल जरूर लगाओ, जरूर, भले वहां पे क्वेश्चन ने नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि इतना याद रखना कि जब भी इस चैप्टर से सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसकी पार्टनर्स कैपिटल जरूर पूछेगा, ठीक है। इसीलिए मैं काफी सारे ऐसे सवाल भी होते हैं जिनकी पार्टनर्स कैपिटल भरे क्वेश्चन ने नहीं बोली हो, लेकिन मैं तब भी बताने का आपको प्रयास जरूर करता हूं। अब जैसे यहीं पे देखो पार्टनर्स कैपिटल क्वेश्चन ने बोला नहीं था, लेकिन चूंकि मुझे पता है कि पार्टनर्स कैपिटल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी इसका बना रहा हूं, ठीक है। जबकि बहुत ही सिंपल सा इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई कठिन काम नहीं है भाई। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने डेट का कॉलम यहाँ पे कर दिया, पार्टिकुलर हो गया हमारा, यहाँ पे पहला साझेदार, यहाँ पे दूसरा हो गया बी, यहाँ पे हो गया सी, ठीक है। यहाँ पे हमने डेट का कॉलम कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। यहाँ पे हमने पार्टिकुलर का कॉलम कर दिया, यहाँ पे हमने ए का कर दिया और यहाँ पे हमने बी का कर दिया, और ये वाला क्या हो गया, सी का हो गया, ठीक है। जल्दी से इनको जोड़ देते हैं ये वाली लाइन को और इसकी पार्टनर्स कैपिटल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो डेट, ये क्वेश्चन नंबर 32 की पार्टनर्स कैपिटल हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। डेट हो गया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बोले सर पार्टिकुलर कर दिया, ठीक है।
यहाँ पे हमने ए को कर दिया, यहाँ पे हमने बी को कर दिया, यहाँ पे हमने सी को कर दिया, यहाँ पे हमने डेट को कर दिया, यहाँ पे हमने पार्टिकुलर को कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे हमने ए को कर दिया, यहाँ पे हमने बी को कर दिया और यहाँ पे हमने सी को कर दिया। आगे आप सबको पता है, यहाँ तक दिख रहा है, सी वाला कॉलम भी दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना, ओके। चलो, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसमें हम लोग लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। मतलब देखो करने का तरीका तो अपन का वही रहने वाला है, ठीक है। बाई बैलेंस बीडी कितनी है, बस उनकी पूंजी लिखना है। उनकी पूंजी कितनी है, पहले दिया हुआ 1,20,000, 75,000, 60,000। तो 1,20,000 इसकी पूंजी लिख दिया, 75,000 इसकी पूंजी हमने लिख दिया और 60,000 हमने इसकी पूंजी लिख दिया, ठीक है, ठीक। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ था, तो आगे क्वेश्चन ने बोला हुआ था बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिए, ठीक है। कुछ लोगों ने यहाँ पे बाई कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन टू कैपिटल जो लिखा हुआ है वो गलत था, समझ गया होगा कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ, बाई ही होगा। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हमारा निकला था, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा निकला था 12,000, 75,000 और 6,000। ये कितना निकले था, 12,000, 75,000 और ये कितना निकले था, 6,000 निकला था, ठीक है, ओके। आगे हमारा क्या निकला हुआ था, बोले सर निकला हुआ था बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि कितना था घटाने के बाद बताना। तो एक आया हुआ था 43,125, कितना था, 43,125। अब गलती पे यहाँ पे जो ए का अमाउंट है वो गलती से 46,875 मत लिखना, क्योंकि 46,875 तो ए का अमाउंट तब था जब आने गारंटी नहीं दी हुई थी, लेकिन चूंकि गारंटी दी हुई थी इसलिए 3,750 आ के हिस्से से क्या होगा, घटेगा। बी की अगर बात की जाए तो बी के अमाउंट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि उसका उतना ही था। और सी को गारंटी दी गई थी 14,400, नहीं सॉरी, सी को इस बार सी को गारंटी कितने की दी गई थी, सी को 22,500 की, तो 22,500 ही उसका हिस्सा लिखा जाएगा और वहां पे अपन दे भी चुके थे, ठीक है। आगे क्या है, आगे कुछ भी नहीं है, तो बस इनको जोड़ करके और सारी मद को यहाँ पे लिख देना है एज इट इज टू बैलेंस शीट ही, क्योंकि ना तो यहाँ पे फिर आहरण दिया हुआ है ना ही आहरण पर ब्याज दिया हुआ है, तो ये पूरी रकम इसी तरीके से लिख दी जाएगी। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। अब इनको जल्दी से आप जोड़ भी सकते हो और जोड़ करके पूरा का पूरा आप टू बैलेंस शीट ही पे लिख देना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाने वाला है, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है ना। इसके आगे तो आप लगा ही लोगे, बस इसको जोड़ करके पूरा का पूरा टू बैलेंस यहाँ पे शीडी लिख देना है। तो इतना याद रखना कि जब भी लाभ की गारंटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बिल्कुल ये बात कंफर्म है, ये बात एकदम कंफर्म है कि लाभ की गारंटी का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे पार्टनर्स कैपिटल जरूर बनाने के लिए देगा। तो आप एकदम तैयार रहना, ये मत सोचना कि पार्टनर्स कैपिटल इसकी कुछ चेंज होने वाली है। देखो लाभ की गारंटी की थ्योरी से ही आप समझ गए कि लाभ की गारंटी में केवल और केवल अगर कोई चेंजेस होने वाला है वो होने वाला है लाभ की गारंटी से, यानी कि जो लाभ बांटा जाएगा उसमें, और लाभ किस तरीके से किया जाएगा ये अपन देख ही चुके हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लाभ की गारंटी का देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन आपको मैं वर्क में भी दे दूंगा, तो आप लगाना, अगर आपसे नहीं बने तो आप मेरे से पूछना। एक सवाल और लाभ की गारंटी का देख लेते हैं, अगला ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं, ठीक है, तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। गर्मी है ना तो इंक भी सूख जाती है। चलो हो जाएगा इतना। और गिर गई क्या, सिट यार, ठीक ठीक। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 33, ओहो 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 33 यहां पे बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कॉन्सेप्ट लिखना जरूरी है, जब भी आप सवाल लगाए ना तो ये जरूर आपको लिखना पड़ेगा। फॉर द ईयर एंडिंग, ईयर एंडिंग में अधिकतर 18 ही अगर लिखा रहेगा तो 31 मार्च 18 लिख दिया करना, ठीक है, ओके। और अगर नहीं दिया तो फॉर द ईयर एंडिंग तब भी लिखना जरूरी है। सर अगर डेट नहीं लिखा हुआ तब भी फॉर्मेट तो बनाना जरूरी है आपको ना, इसी तरीके से फॉर्मेट में थोड़ी आप चेंज करोगे कि अगर नहीं दिया हुआ है तो फॉर द ईयर एंडिंग तुम लिखोगी नहीं, है ना। आपको लिखना तो जरूरी है, भले वहां पे अगर नहीं दिया है किस मार्च का है या 2017-18 ऐसे कुछ करके तो आप भले छोड़ दो, लेकिन आपको कॉलम तो बनाना है। अब जैसे आप लोग पार्टनर्स कैपिटल जब बनाते हो तो डेट का कॉलम तो मैं हमेशा बनाता हूं,
भले अभी तक किसी में भी डेट के बारे में नहीं दिया हुआ था, लेकिन क्योंकि फॉर्मेट है तो आपको बनाना जरूर पड़ेगा, इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जितने भी सवाल बनाए हैं सब पूरे फॉर्मेट के थ्रू ही बनाए हैं, ठीक है। तो पार्टिकुलर और ये क्या हो गया, अमाउंट, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 33 आपको दिखाई दे रहा होगा, तो लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 ने बोला अमित, सुमित व समीक्षा। लीजिए अमित जी भी आ गए, यानी कि मैं पढ़ा भी रहा हूं और मेरा नाम भी आ गया, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे अपना नाम सुनना और अपना नाम पढ़ना। बस अच्छा नहीं लगता है तो अपने बारे में, कि जब कोई बोलता है कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो, यार देखो ऐसा है कि हर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, चाहे वो अमित सर हो, चाहे वो अजय सर हो, चाहे वो कोई भी दुनिया का टीचर हो, वो अपना हमेशा 100% देता है। हाँ, मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं दूसरों की बुराई जरूर करता हूं, ये मेरी सबसे बड़ी कमी भी है। और बुराई मैं उस व्यक्ति की करता हूं जो पढ़ाने के लायक है, पढ़ाता नहीं है ईमानदारी से। मतलब एक है ना, मार्केट बना हुआ है, आ रहा बच्चे को कोई भी थ्योरी बता रहा है, थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है तब भी नहीं पढ़ा रहा है, या इंपॉर्टेंट है तब भी नहीं पढ़ा रहा है, आकर के पैसे ले रहा जा रहा है, क्योंकि मैटर पैसों का नहीं है, ठीक है। मैटर पैसों का नहीं। अब आप बताओ, आप मुझे 300 दिए, अगर मैं नहीं भी पढ़ाता तो क्या करते, 1 महीने बाद आप दोबारा मुझे नहीं देते, लेकिन वो 300 लेकर के मेरा क्या हो जाता है, कुछ नहीं। अगर मैं आपसे पैसे ले रहा हूं तो मुद्दा इस बात का है कि मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से अच्छे से पढ़ाऊं, क्योंकि आपका रिजल्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे चीजें बनना चाहिए, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे पैसे चाहिए था, आपने मुझे पेमेंट कर दिया, मेरा ये काम है कि मैं आपको ईमानदारी से सारी चीज बहुत अच्छे से बताऊं। अब अगर मैं लाभ की गारंटी की थ्योरी नहीं भी बताता अच्छे से, तब भी आप मेरे से पढ़ रहे होते, लेकिन मुझे क्या है कि मैं जितना ज्यादा चीजें आपको पढ़ा सकूं, मैं उतना ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और बिल्कुल आप निसंकोच रहिए, बस आप रेगुलर वीडियो को जरूर देखिए और पुरानी क्लासेस को कंप्लीट करते हुए चलते जाइए। जो लोग नए जुड़े हैं उनका पहला काम है कि वो पहली क्लास से देखना चालू करें, 1 हफ्ते के अंदर वो मुझे पा जाएंगे, ठीक है। तो पूरा करते रहिए, संडे को क्लास बंद रहती है तो वहां पे रिवीजन भी आप कर सकते हैं। और जैसे ही अध्ययन चालू होगी तो 2-3 दिन अकाउंट बंद रहेगी, तो उस टाइम पे भी आप अकाउंट क्लियर कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, अध्ययन चालू हो जाएगी, ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा तो व्यवसायिक अध्ययन ही हम लोग चालू करेंगे, तो मिक्सअप करके चलते जाएंगे, तो वहां तक आप इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे लग गया होगा, और अगर लग गया है तो बस अब पढ़िए। अमित, सुमित और समीक्षा है, 3:2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। अमित, सुमित व समीक्षा, यानी कि अमित है, ठीक है, सुमित है, और कौन है, समीक्षा है, ठीक है। इनका लाभ हानि का अनुपात दिया हुआ है कितना, बोले सर लाभ अनुपात दिया हुआ है 3:2:1, 3:2:1, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि अमित एवं सुमित द्वारा समीक्षा को न्यूनतम गारंटी दी जाती है। गारंटी किसको दी जा रही है, समीक्षा को, और कौन दे रहा, अमित भी दे रहा, सुमित भी दे रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे समस्या नहीं है, से सभी साझेदारों ने गारंटी दी है कि लाभ जितना भी होगा समीक्षा को उसका 8,000 रुपया अवश्य मिलेगा। मतलब समझ गया, गारंटी अमित और सुमित दोनों ने दे रही है, ठीक है, दोनों ने दे रखा है। 31 मार्च 2018 का लाभ दिया है, मतलब यहाँ पे आप लिख भी सकते हो 31 मार्च 2018, ठीक है, 31 मार्च 2018 एंडिंग ईयर है। लाभ भी दे रखा है, तो चलो अपन कर ही लेते हैं, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। बाई बैलेंस बीडी कितना है, बोले सर बाई बैलेंस बीडी है 36,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाई बैलेंस बीडी कितना, बोले सर 36,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। ये कितना आ गया, बोले सर ये आ गया हमारा 36,000 रुपया, ओके क्लियर है, 36,000 रुपया, ठीक है। आगे हम गए तो ना तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ना ही सैलरी थी, ना ही कुछ था, तो सीधे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। भाई कुछ नहीं था तो पूरा वही का वही आ गया। कितना है, बोले सर 36,000, इसी 36,000 को हमको क्या कर देना है, बांट देना है। किन किन साझेदारों में, बोले सर तीनों लोगों में हमें बांट देना है। तो चलो जल्दी से अपन बांट देते हैं। तो सबसे पहले अपन बांटते हैं अमित जी को, ठीक है, सुमित को, ओके, और फिर किसको है, समीक्षा को, अच्छा नाम है समीक्षा, ठीक है, समीक्षा जी आ गई, ठीक है। 3:2:1 के अनुपात में बांटना है, तो ध्यान से देखो भाई 36,000 है तो इसको बांटा 3/6, 36,000 है, इसको हमने बांटा 2/6, 36,000 है, इसको हमने बांटा 1/6, तो 6×36 क्षेत्रीय कितना आ जाएगा, इसका हिस्सा आ जाएगा 18,000, इसका हिस्सा 6×36 6 दूनी कितना आ जाएगा 12,000, और इसका हिस्सा कितना है 6×36, इसका हिस्सा आ जाएगा 6,000। देखो समस्या हुई कि नहीं हुई, बोले सर बिल्कुल समस्या हुई। समीक्षा जी को 6,000 ही मिला, जबकि मिलना कितना चाहिए था, बोले सर 8,000, यानी कितना कम हो गया, समीक्षा का 2,000 कम हो गया। समीक्षा का कितना कम हो गया, 2,000 कम हो गया। तो गलती मत करना कि 1,000 इससे माइनस कर देना और 1,000 इससे माइनस कर देना, ये गलती करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। बहुत अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन ने यह दिया हुआ था कि अमित सुमित ने 3:2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन किया। अमित व सुमित द्वारा गारंटी दी गई है समीक्षा को कि 8,000 रुपया
से कम उसको नहीं मिलेगा। और हमने देखा कि उसको जब लाभ मिला वो कितना मिला, 6,000 मिला, यानी 2,000 रुपया उसकी गारंटी से कम था, तो इसलिए 2,000 रुपया उसको हमने दे दिया, गारंटी दी गई थी। अब ये 2,000 रुपये किन से माइनस होगा, बोले सर अमित और सुमित से। बात को समझने का प्रयास करो, तो आप गलती मत कर देना कि यहाँ पे अमित से 1,000 घटा देना और सुमित से 1,000 घटा देना। भाई मैंने क्या बोला, उनके अनुपात में उन्होंने पैसा दिया होगा, ठीक है। तो ये कर रहोगे तो यहां से कितना माइनस होगा, बोले सर यहां से 1,200 माइनस होगा, और 2,000 का उसके अनुपात में कितना आएगा, 2/5। अब 3/6 मत करना है, क्योंकि 3/6 में तो ये भी शामिल है, ये 3/5 और 2/5 में इन्होंने क्या किया होगा, गारंटी दी थी अपने हिस्से में। तो इससे कितना माइनस होगा, बोले सर 4 दूनी 800 रुपये, तो इससे 1,200 और इससे 800 रुपया माइनस होगा। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना। तो इसका हिस्सा कितना आ जाएगा, बोले सर इसका हिस्सा आ जाएगा 0, 0, 10 में 2 जाएगा 8, और 8 में 2 जाएगा 6, 16,800 इसका हो जाएगा, और इसका 11,200 हो जाएगा। यानी कि इसका हिस्सा 16,800 आ जाएगा, और उसका 11,200, और इसका हो जाएगा 8,000। अब देखो बच्चे, यहां पे आपको एक चीज और सीख मिलती है। लाभ की गारंटी के आपने 3 सवाल देखे, 31 देखा, 32 देखा, 33 देखा। आपको क्या समझ में आया, आपको यह समझ में आया कि गारंटी किसी एक साझेदार के द्वारा भी दी जा सकती है। जैसे पिछले सवाल में आने व्यक्तिगत तौर पे गारंटी दी थी। अगर आप किसी एक साझेदार व्यक्तिगत तौर पे गारंटी देता है तो पूरा रकम उसी से माइनस हो जाएगी। अगर यहां पर दिया होता कि गारंटी अमित ने दी थी समीक्षा को कि किसी वर्ष उसका लाभ 8,000 से कम नहीं आएगा, तो 2,000 जैसे समीक्षा का लाभ कम होता तो पूरा 2,000 अमित से घटा देते। लेकिन चूंकि यहाँ पे अमित और सुमित दोनों ने गारंटी दी हुई थी, तो उनका अनुपात जो दिया है 3:2, उस अनुपात में माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे पहला सवाल जब आपने पढ़ा हुआ था तो वहां पे अनुपात था 2:1, तो इन दोनों के अनुपात में मैंने घटाया था, तो 2/4 और 2/4 बराबर ही आ गया था 1/2 के फॉर्म में। इसलिए वहां पे मैंने बराबर बराबर माइनस कर दिया था। वो इसलिए था क्योंकि उनका अनुपात ही इस तरह दिया हुआ था। लेकिन यहां पे अनुपात 3:2 दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको बताया कि ऐसा न हो कि आप 2,000 रुपये यहां अगर समीक्षा को अपन ने दिया हुआ तो 1,000 इससे माइनस कर दो और 1,000 इससे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पहले सवाल में इसलिए होता क्योंकि वहां अनुपात ही 2:2 दिया हुआ था, और 2:2 को जब आप काटते भी हो तो सिंपल जाते 1:1 ही आएगा, यानी 1/2 1/2 आया था। लेकिन यहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहां पे 3/5 और 2/5 में हमको लाभ बांटना था। जो 2,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया गया है इसको अमित और सुमित के द्वारा, वो किस अनुपात में था, तो 3/5 अमित ने दिया था यानी 1,200, और 800 रुपया सुमित ने दिया था यानी 800। बात आपको समझ में आ गई है। मैं बिल्कुल ये मान सकता हूं कि चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हैं। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, लाभ की गारंटी के सवाल आपसे बन जाएंगे। अब अगर इसकी पार्टनर्स कैपिटल क्वेश्चन बोलेगा तो इसकी पार्टनर्स कैपिटल आप लगा सकते हो, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है। और हम लोग एक क्वेश्चन के ऊपर और चर्चा कर लेते हैं जो हम लोगों ने बात नहीं की थी। मैंने आपको बताया था कि उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। लाभ नियोजन खाता तो उसका समझ ही लेंगे, क्योंकि आज मुझे लाभ की गारंटी से ही शुरू करना था, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को अभी रहने दिया था। पूर्व संयोजन के पहले का एक क्वेश्चन है, तो इसको भी अपन लगा लेते हैं, ठीक है। और तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वो मैंने बोला था कि लास्ट में अपन उसको कर लेंगे। वो क्वेश्चन नंबर था 25 नंबर, अतुल, विमल और सुनील वाला, ठीक है। तो एक बार देख लो अतुल, विमल और सुनील वाला क्वेश्चन नंबर 25 भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 भी देख लो, अतुल, विमल और सुनील वाला है, ठीक है। तो लगा दीजिए सर क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान से क्वेश्चन को देखना, जल्दी से अपन खत्म करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को भी। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, 24 तक हम लोग बात कर चुके हैं, 25 नंबर हमको आज बात करना था, लेकिन मैंने बोला कि 25 नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट अपन चलते हैं लाभ की गारंटी में। उसके बाद पूर्व संयोजन के सवाल भी हम लोगों ने 26 से लगाकर 30 तक नहीं लगाए थे, लेकिन चूंकि मैंने लास्ट में बोला था कि हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझो, अतुल, विमल व सुनील हैं, ठीक है, जो लाभ हानि को 3:2:1 के अनुपात में बांटते थे। उनकी पूंजी क्रम से 40,000, 40,000 और 20,000 है। पूंजी पर 5% की दर से ब्याज दिया जाता है। विमल व सुनील को वेतन भी मिलता है प्रति माह 600 रुपये और 400 रुपये प्रति माह वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। वर्ष 2017-18 में अतुल, विमल और सुनील ने क्रमशः 4,000, 4,048 रुपये व्यापार से निकाले भी हैं। साझेदारों का वेतन काटने के पश्चात वो पूंजी पर ब्याज लगाने से पूर्व फर्म का लाभ 32,000 था। 7.5% की दर से फर्नीचर पर हाश भी लगाया गया था, जिसकी कीमत 20,000 थी, और डूब ऋण कितना था, 600 रुपये का प्रावधान करना था। साझेदारों का पूंजी खाता बनाओ जब पूंजी परिवर्तनशील है और जब पूंजी स्थायी है, लेकिन उसके पहले हमें बनाना पड़ेगा लाभ हानि न संयोजन खाता, क्योंकि बिना इसके आधार पर तो पूंजी खाता बनेगा नहीं, ठीक है। और सबसे पहले हमको इसको यहाँ पे क्या लिखना है, हमको लिखना पड़ेगा बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखना पड़ेगा, बाई बैलेंस बीडी। बहुत आराम से समझते जाओ क्वेश्चन को, एकदम हलवा क्वेश्चन है ये। बाई बैलेंस बीडी कितना लिखना है हमें, बोले सर बाई बैलेंस बीडी हमें लिखना है 32,000। कितना लिखना है, बोले सर 32,000। अब इस 32,000 को जब हमने लिखा तो यहाँ पे एक चीज
टू द पॉइंट समझ लो कि वेतन की गणना यहां पे नहीं होने वाली है। इस सवाल पे लाभ हानि संयोजन खाते में वेतन की गणना नहीं होने वाली है। वेतन की गणना क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साझेदारों का वेतन काटने के पश्चात और पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व फर्म का लाभ 32,000 है। आप सबको पता है कि जिसके पश्चात फर्म का लाभ दिया होता है उसकी गणना यहां पे अपन नहीं करते हैं। तो समझ गए, वेतन की गणना यहां पे नहीं होगी, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में जरूर वेतन की गणना होगी। अब देखो ना, ये सारी बातें कितने अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। प्लीज मुझे आप नाखुश मत करिए, क्योंकि मैंने बहुत ईमानदारी से मैं लेक्चर अपने डेली बना रहा हूं। अब आप यकीन मानो 2 दिन से आपको समझ में भी आ रहा होगा मेरी तबीयत को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के तबीयत थोड़ा सा खराब है। बारिश में मैं भीग भी गया था, इस कारण से भी। उसके बावजूद भी मेरी क्लासेस 7 बजे नहीं हो पाती हैं, लेकिन मैं 10 बजे ले रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको क्लास देना है और ईमानदारी से मैं अपनी क्लास दे रहा हूं। सुबह भी ईमानदारी से क्लासेस डेली आ रही हैं, बस आपको रेगुलरिटी से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो बाई बैलेंस बीडी कितना आ गया, 32,000 आ गया, क्योंकि वेतन काटने के पश्चात, इसलिए वेतन की गणना यहां पे अपन नहीं करेंगे, लेकिन अपन यहां पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना जरूर करेंगे। क्वेश्चन ने भी बोला हुआ है कि पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व तत्व, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लेते हैं। साझेदारों के नाम क्या बोले? अतुल, विमल और सुनील है। नाम क्या है? बोले सर अतुल है, विमल और सुनील। तो अतुल, विमल और कितना है? बोले सर सुनील है, ठीक है। इनकी पूंजी कितनी दी है? बोले सर इनकी पूंजी दी हुई है 40, 40 और 20,000। कितनी दी है? बोले सर 40,000, 40,000 और कितनी है? बोले सर 20,000 है। पूंजी पर ब्याज कितना देना है? बोले सर पूंजी पर ब्याज देना है 5% है। बोले सर 5% है, तो इसका भी 5/100, इसका भी 5/100 और इसका भी कितना रहेगा? 5/100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, इसका कितना आ जाएगा? 5 चौको 20, यानी कि 2000 आ जाएगा, ठीक है। इसका हमने काट दिया, कितना आ जाएगा? बोले सर 4 पंचे 20, इसका भी 2000 आ जाएगा, ठीक है। और इसका बात की जाएगा तो कितना आ जाएगा? बोले सर 1000 आ जाएगा। इनकी पूंजी पर ब्याज आ गया कितना? बोले सर 5000। पूंजी पर ब्याज कितना आ गया? बोले सर पूंजी पर ब्याज आ गया 5000 रुपये, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। पूंजी पर ब्याज हमने कर दिया। वेतन की गणना यहां पे नहीं करेंगे। वेतन की गणना तो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ दिया हुआ कि फर्म का जो लाभ है वो वेतन काटने के पश्चात है, और यदि वेतन काटने के पश्चात है तो वेतन की गणना अपन को यहां पे नहीं करना है। आगे क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है? बोले सर आगे क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि 7.5% की दर से फर्नीचर पर हाश लगाना है। देखो एक नई चीज आपको मिल गई जो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना लगाना? बोले सर 7.5% लगाना है। फर्नीचर की कीमत कितनी दी है? बोले सर 20,000 दी हुई है। 7.5 का मतलब क्या? बोले सर 7.5/100। दशमलव हटाना है तो 1 में 0 और लगा दो। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, यानी कितना आ जाएगा? बोले सर 1500 आ जाएगा। अब ये 1500 कहां से आ गया? बोले सर 20,000 रुपया कमी, 20,000 रुपया क्या था? उसका वैल्यू थी फर्नीचर की, उस पर 7.5% हमें लगाना था। अब 7.5% को हमने दशमलव यहाँ पे हटाया, बटे में 10 कर दिया, इतना तो आपको पता है, और काट दिया तो 1500 आ गया। अब आपके मन में एक पॉइंट जरूर आ गया होगा, जिन लोगों ने शुरुआत से मेरे लेक्चरों को देखा होगा, कि सर आपने बताया नहीं था कि डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ सकता है। बच्चा एक बात बताओ मेरे को, सबसे पहले इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये पक्ष क्या है? डेबिट है। इस पक्ष में अपन क्या लिखते हैं? बोले सर इस पक्ष में अपन व्यय एवं हानियां लिखते हैं। याद है आप लोगों को? ये सारी बातें मैं बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं? ये पक्ष क्या है? बोले सर डेबिट है, और ये पक्ष क्या? बोले सर क्रेडिट है। और आप सबको पता है कि लाभ हानि नियोजन खाता एक प्रकार का नाम मात्र का खाता है, जहां पर क्रेडिट में समस्त आय एवं लाभ लिखे जाते हैं और डेबिट में समस्त व्यय एवं हानियां। एक बात बताओ, फर्म के लिए फर्नीचर पर हानि क्या होने वाली है? फर्नीचर पर हास क्या होने वाला है? क्या लाभ होने वाला है? नहीं ना भाई, फर्नीचर की कीमत कम हुई है ना, हानि हुई है ना, इसलिए हमको किधर लिखना है? बोले सर 2 लिखना है, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इसलिए मैंने कितना लिखा? 1500। आगे दिया हुआ टू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? बैड डेब्ट्स का मतलब होता है डूबत ऋण। अभी डूबत ऋण क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। 600 रुपये जो दिया हुआ है, लिखा हुआ है बैड डेब्ट से दिया हुआ है कितना? 600 रुपये। साफ साफ लिखा हुआ है कि डूबत ऋण 600 रुपये का प्रावधान करना है। अब 2 बातें यहां पे समझो। पहली बात तो 600 रुपया आपने यहां पे क्यों लिखा? दूसरी बात डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आपने क्यों लिखा? भाई बैड डेब्ट यहां पे भी तो आ सकता था, तो आपने इधर क्यों लिखा? ठीक है, मैं उसके बारे में बात करता हूं। पहले मैं इसको भी कर दूं। भाई वो दिया हुआ है आपका, नहीं दिया हुआ, ठीक है। ड्राइंग तो दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया क्योंकि रेट नहीं दिया, और रेट नहीं दिया हुआ तो कहां से अपन लगा देंगे? सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको अपन जोड़ लेते हैं जल्दी से। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपन का 32,000 रुपया, ठीक है। हाँ, हम बात कर रहा हूं मैं इनके बारे में। ये क्या है? बैड डेब्ट्स को इधर अपन ने क्यों लिखा? पहले इसको अपन कर लेते हैं। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनको जोड़ लो तो ये कितना आ जाएगा? बोले सर ये 0 0 6 में 5, 6 5 11, 1 5 1 6 1 7 7100,
तो 32,000 में 7100 रुपये जल्दी से घटा दो अपन, दिया जाएगा 0 0, 10 में 1 गए 9, 12 में 8 गए 4, 24,900 कितना आ गया, बोले सर 24,900 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। ठीक है, ये आ गया 32,000, 24,900 ही आएगा ना, उत्तर आ रहा है 24,900, बिल्कुल 24,900 ही आ रहा है। इसको बांट दो अतुल, विमल और सुनील में। किस में बांट देना है, बोले सर अतुल में बांटना है, विमल में बांटना है और किस में बांटना है, सुनील में बांटना है। ठीक है, अनुपात दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल अनुपात दिया हुआ था। किस अनुपात में बांटना था, बोले सर 3:2:1 के अनुपात में। तो ठीक है, पहले इससे बांट देते हैं 3:2:1 के अनुपात में। तो 24,900 3/6, 24,900 2/6, 24,900 और 1/6। इसको काट दो तो 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा इसका 12,450। अब देखो आप इसको अपने हिसाब से भी काट सकते हो भाई, 2 3 6 तो 3 8 24, 3 3 9, यानी कितना आ गया, बोले सर ये आ गया 8300 विमल का हिस्सा। और सुनील का बात की जाएगा तो 6 चौको 24, 6 कम 6, 6 कम 6, 3 6 पंचे 30, 4150 किसका हिस्सा आ जाएगा, इसका। इन तीनों को जोड़ दो, 12,450, 8300 और 4150, तो आ जाएगा 24,900। ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि मैंने इतना जल्दी क्यों काट दिया, क्योंकि भाई आप अपने हिसाब से 24,900 को बांट लो 3:2:1 के अनुपात में, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, अब देखो आपके मन में एक सवाल आ सकता है जो कि आना भी चाहिए। पहली बात तो डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर आपने सर डेबिट क्यों किया, और दूसरी बात सर बैड डेब्ट्स यहां पे डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट भी तो हो सकता था या तो नहीं भी तो लिखा जा सकता था। अब बच्चा बात को थोड़ा गहराई से समझो, मैं बना रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां डेबिट में हानियां लिखी जाती हैं, क्रेडिट में लाभ लिखे जाते हैं। हमने देखा कि यहां पर फर्नीचर पर हानि हुई थी, फर्नीचर की वैल्यू दी हुई थी 20,000 और क्वेश्चन ने बोल रखा था 7.5% का डिप्रिशिएशन लगा। परसेंटेज था तो अपन ने 100 तो लिख दिया, यहां से हमको दशमलव हटाना था, दशमलव में हमको समस्या जा रही थी, तो यहां पे हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये कितना आया, बोले सर ये आ गया आपका 1,500 रुपया। ये 1,500 क्या था, बोले सर ये 1,500 था डिप्रिशिएशन, यानी कि क्या था, हास था। हास का मतलब क्या थी, हानि, यानी कि फर्नीचर पर हानि आई थी 1,500, और जो कि हमें पता है कि हानि आएगी तो किधर लिखना है, हमें डेबिट में लिखना है। अब देखो एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, हालांकि जब हम इसके बारे में मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, इसके प्रारूप के बारे में, तो वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन में बताया भी था कि एक बार क्वेश्चन ने पूछ लिया था कि फर्नीचर पर हास लाभ हानि संयोजन खाते, लाभ हानि नियोजन खाते में डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेना था यार। अगर मैंने नहीं भी बताया था कि हानि है और हानि है तो हमेशा क्या होगी, डेबिट में ही आएगी लाभ हानि संयोजन खाते के। उसी तरीके से डूबत ऋण 600 था। डूबत ऋण क्या होता है, डूबत ऋण का मतलब होता है कि साझेदारों ने किसी व्यक्ति को 600 रुपये दिया होगा और अब वो व्यक्ति पैसा नहीं दे पा रहा है, या तो वो एक्सपायर हो गया, या तो वो पैसा देने के सहमत नहीं है, या तो पैसा वो देना ही नहीं चाहता, वो पैसा कहलाता है डूबत ऋण। जैसे कि कुछ बच्चों ने मेरे से बोला कि सर 2 दिन बाद मैं पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब मान लो उन बच्चों ने पेमेंट मेरी नहीं की तो वो मेरा क्या कहलाएगा, डूबत ऋण कहलाएगा। और यदि ऐसा है तो मेरे साथ वो क्या हुआ, बोले सर हानि हुई। हाँ फ्रॉड तो हुआ लेकिन वो हानि हुई, और यदि हानि हुई है तो उसको हमने कहां लिख दिया, डेबिट में। तो क्लियर है कि डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर और बैड डेब्ट्स को हमने डेबिट में क्यों लिखा, ठीक है। अब आप इसकी पार्टनर्स कैपिटल बना लोगे, जब आप इसकी पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे तो याद रखना वेतन भी वहां पे लिखना पड़ेगा, और शायद आरण भी दिया हुआ है, क्या आरण भी दिया हुआ, तो आरण भी लिखना पड़ेगा 4,000 4,000 और 4,800, ठीक है। तो इसकी पार्टनर्स कैपिटल जरूर बनाना है, स्थायी परिवर्तनशील दोनों, और बनाने के बाद मुझे जरूर मैसेज करना है कि सर मेरे से इसकी पार्टनर्स कैपिटल बन गई है, ठीक है। ओके, क्लियर है यहां से। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी बातें मुलाकातें हमारी आपसे कल होंगी। एक बार मेरी फिर से गुजारिश है कि आप पुरानी सारी क्लासेस को देखिए, तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली, ठीक है। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। क्लास थोड़ा ज्यादा हो गई, 11 बज रहे हैं, ठीक है। ओके, तो गुड नाइट।